हेलो गाइस। तो ये मैं एक और वीडियो जो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो इस 50 क्वेश्चंस से हम लोग को कुछ आइडिया होगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ तो जो 4 वीडियोज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आप पर नहीं बने तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी हम कुछ टॉपिक्स जो है अभी मैं अपन ने पढ़े ही नहीं है, अभी तो अपन शुरुआत कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग घबराना नहीं है। आप लोगों को उनके उत्तर देखने की मैं क्या लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ, है ना, सिर्फ उनको देखिए। ठीक है। जैसे कि सोलर सिस्टम वगैरह तो मैंने पढ़ा दिया है। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जो मैंने नहीं पढ़ा है तो आप देख के समझ जाएंगे, तो उनको देख के आपको घबराना नहीं है। वो आप उनका लगाने की कोशिश करें और उनका उत्तर देखें। जैसे भी हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वो हमारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो घबराने की बात नहीं है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में क्रमशः सबसे कम और सबसे अधिक समय लेगा। तो ये 4 ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर होगा बुध और वरुण। क्योंकि बुध जो है अपना वो सबसे कम समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। तो इसका उत्तर ये आप देख सकते हैं कि मेरा उत्तर सही है। यहाँ पर बुध और वरुण, जिनको हम नेपच्यून बोलते हैं, तो बुध 88 दिन में परिक्रमा पूरी करता है और नेपच्यून सबसे ज्यादा 165 वर्ष में करता है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर हमारा बुध और वरुण है। अब इसमें पूछा है कि किस ग्रह को उसके समान आकृति उसके समान आकार और आकृति के कारण पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी की जुड़वा बहन हम ये बोलते हैं। इसका उत्तर होगा शुक्र। क्योंकि हम शुक्र को पृथ्वी की बहन मानते हैं। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं, आपको मैंने वीडियोस में भी बताया है। तो इसका उत्तर होगा शुक्र। देखिए, इसका उत्तर शुक्र ही है। कथनों के तीसरा प्रश्न देखिए, कथनों पर विचार करें। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सही बात है। जो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन ये गैसीय उल्कापिंड नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देख सकते हैं आप, इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन का क्या कारण है। तो जैसे कि हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो अर्थ रिवॉल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी की परिक्रमा और उसकी ध्रुवी के झुकाव की वजह से क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। सही उत्तर बी। ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, वीडियोस में आप देख चुके हैं। तो इसका उत्तर होगा 8 मिनट, है ना। 8 मिनट 8 सेकंड ऑप्शन में दिया, तो इस पर टिक लगा देंगे अप्रोक्स। प्लूटो को आप बौना ग्रह क्यों वर्गीकृत किया है, क्यों बोलते हैं प्लूटो को बौना ग्रह। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो बौना ग्रह इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी कक्षा के पड़ोसी क्षेत्र को साफ नहीं किया। इट डिड नॉट क्लियर इट्स नेबर रीजन ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर बी होगा, है ना। तो बी उत्तर सही है। विच प्लानिट हैज दी, अच्छा, हाल के खगोलीय खगोलीय आंकड़ों के अनुसार किस ग्रह में चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक है। तो पहले तो बृहस्पति पर थी, लेकिन अब हालिया की देखी जाए तो शनि पर है। ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो किस ग्रह पर देखा गया। तो रेड स्पॉट की बात कर रहे हैं, लाल ग्रह की बात नहीं कर रहा है, ये याद रखना। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि लाल धब्बा अपना बृहस्पति पर है। तो इसका उत्तर बृहस्पति ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक या स्थलीय ग्रह है। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में पढ़ा चुका हूँ। आंतरिक ग्रह अपने ठोस वाले होते हैं और बाह्य ग्रह जो हैं वो अपने गैसीय वाले होते हैं। तो आंतरिक ग्रह में अपना हो जाएगा, माई वेरी एजुकेटेड मदर के नाम से मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। तो माई से मरकरी हो गया, वी से वीनस हो गया, एजुकेटेड से अर्थ हो गया और मार्स हो गया। ये आंतरिक ग्रह हो गए। ठीक है, तो ये आंतरिक ग्रह अपना मार्स होगा। ठीक है, मार्स होगा आंतरिक ग्रह। ठीक है, बाकी सब ये बाह्य ग्रह है, गैसीय ग्रह है। अच्छा, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि शुक्र शुक्र और जो अरुण ग्रह है, यूरेनस जिसको हम बोलते हैं, वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। तो ये अपोजिट, बाकी सब ग्रहों से अपोजिट घूर्णन करता है, अपोजिट डायरेक्शन में घूर्णन करता है, विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व से पश्चिम। जी हाँ, पूर्व से पश्चिम, क्लॉकवाइज। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है।
तो ये एक टाइम पीरियड बनता है 4 जुलाई को, जो समय रहता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकांश दूरी होती है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ये हम पढ़ा चुके हैं, आपको आपको इसका उत्तर देना ही होगा और गलत नहीं करना आप लोगों को ये उत्तर। तो सूर्य से ग्रहों का सही क्रम क्या है? माई वेरी एजुकेटेड मदर सर्व्ड जस्ट सर्व्ड अस नूडल। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल, मतलब कि मरकरी, माई से मरकरी, वेरी से वीनस, एजुकेटेड से अर्थ, माई वेरी एजुकेटेड मदर, मदर से मास, जस्ट से जुपिटर, सर्व्ड से सैटर्न, अस से यूरेनस और नूडल से नेपच्यून। ठीक है। बुद्ध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति, शनि अरुण वरुण, तो बी होगा इसका उत्तर। मीथेन गैस के कारण कौन सा ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन हमारा एक तो वरुण में होता है और एक अरुण में होता है, लेकिन जो हमारा गहरा गहरा नीला होता है वरुण, लेकिन जो हरे की बात कर रहे हैं तो हमारा यूरेनस अरुण होता है गहरा हरा, तो मीथेन इसमें पाई जाती है, तो ऑप्शन सी होगा। इफ इट्स 12 नून एट ग्रीनविच, मतलब कि ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो 82.5 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा? 82.5 ईस्ट पर क्या समय होगा? तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना, कि लॉन्गी ट्रॉपिकल रीजन वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि H इज इक्वल टू डिग्री इंटू 4/60। तो यहाँ पर डिग्री कितना है? 82.5 डिग्री है। और मैंने आपको बताया था कि जो अपनी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, उससे पूर्व की ओर जाने पर समय जो है बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है, तो यहाँ पर समय बढ़ेगा। तो 82.5 का 4 में गुणा करेंगे बटा 100, H बराबर, क्योंकि घंटा निकालना है कि कितने घंटे आगे हैं ग्रीनविच से। तो 82.5 का जब हम 4 में गुणा करेंगे, तो मैं कॉपी पर कैलकुलेट करता हूँ, 1 मिनट, आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए। 82.5 का 4 में गुणा कीजिए, कितना आएगा? तो 82.5 का 4 में गुणा करने पर 330 आएगा। कितना आएगा? 330। तो 330 के बटे में जब हम 60 देते हैं, तो H बराबर हमारा आ जाएगा 6×5 = 30 बचे 3, और ठीक है, और 6×5 = 30, तो 5.5 घंटे आगे होगा। ठीक है, 12 बजे है तो 5.5 जोड़ दो इसमें, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, सही है अपना उत्तर। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। अब देखिए, इसमें 179 और 181 दोनों ऑप्शन दिए हैं। अब जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम ध्रुव को, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को अगर हम बिंदु मान लेते हैं, तो टोटल 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। लेकिन अगर हम उनको लाइन मान लेते हैं, तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाती हैं? 181। बट यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हैं, इसलिए हमको 179 चुनना पड़ेगा। तो सही उत्तर 179 है। अगर 179 नहीं होता तो हम फिर 181 को चुनते। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांशों की क्रमशः दूरी। ये पेपर में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो इसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा। ठीक है, मित्र, मित्र से हो गया हमारा मिजोरम, त्रिपुरा, पर पश्चिम बंगाल हो गया अपना, और राजस्थान हो गया। मित्र पर गमछा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मित्र पर गमछा, झाड़, झाड़, फिर उसके बाद होता है झारखंड। तो हमारा ये जो ट्रिक है, इसमें हमारा उड़ीसा नहीं आ रहा है, तो इसमें उड़ीसा सही हो जाएगा। उड़ीसा से नहीं गुजरती कर्क रेखा, 8 राज्यों से गुजरती है हमारी कर्क रेखा जो है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस मध्याह्न से निकट गुजरती है? अब तिथि रेखा की बात कर रहे हैं, तो समय रेखा की बात करते, तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की बात करते तो वो 0 डिग्री होता, लेकिन अब यहाँ पर तिथि की बात कर रहे हैं, तो तिथि 180 मध्याह्न रेखा मेरिडियन होगी, जो कि 0 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे अपोजिट होती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रहे हैं, समय रेखा की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, तो जो हमें एक दिन प्राप्त होगा, समय प्राप्त होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? देशांतर रेखा को
मध्याह्न रेखा की, बहुत सरल प्रश्न है, आप लोग ऐसे ही लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होती है? तो जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा है कि भूमध्य रेखा में के पास सबसे ज्यादा दूरी होती है देशांतर रेखाओं की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये रहा, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। प्राइम मेरिडियन मतलब कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो जाहिर सी बात है, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानी जाती है, और जब ग्रीनविच ऑप्शन में दिया है तो हम ग्रीनविच को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान के कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? अब कोणीय दूरी को तो अक्षांश ही बोलेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो इसका है अपना ऑप्शन नंबर बी। ये भी हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इसमें पूछा है कि अगर एक प्लेस है ए 30 डिग्री ईस्ट पर है और दूसरा स्थान बी 60 डिग्री ईस्ट पर है, तो दोनों के बीच समय का अंतर क्या होगा? तो इसमें भी फॉर्मूला अपन को क्या लगाना है, तो आप लोग भी मेरे साथ लिखिए। मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखिए। h इज इक्वल टू एच बराबर डिग्री गुणा 4/60। ठीक है। तो अब यहां पर h निकालना है अपन को। तो h बराबर में ज्यों का त्यों रहने दो, डिग्री के स्थान पर आप क्या रख दोगे? 60, 30 और 60। तो इन दोनों के बीच में डिग्री का अंतर कितना है? 30 डिग्री का। तो डिग्री की जगह 30 रख दीजिए, उसमें 4 का गुणा कीजिए और बटे में 60 कीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो उत्तर क्या आएगा हमारा? 2 घंटा आएगा। तो h इज इक्वल टू डिग्री इंटू 4/60। डिग्री में दोनों में 30 का अंतर है, 30 से 60 में। तो 30 गुणे 4 बराबर 120/60। तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120। तो h बराबर 2 घंटा जाएगा। आर्कटिक व्रत किस अक्षांश पर? तो इसका उत्तर है 66.5। नॉर्मल प्रश्न है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किन दो रेखा के बीच स्थित है? तो सीधा सीधा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऑप्शन नंबर बी जो मैंने बोला था। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन हरे भरे बने होते हैं। क्यों हरे भरे बने होते हैं? कारण तो यह है कि ये अपनी जो पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। ठीक है। और अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अफ्रीका में कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? तो ये इसका उत्तर होगा सवाना, क्योंकि पंपास जो है वो अर्जेंटीना में है। ठीक है। तो सवाना होगा, नाम से क्लियर है ना, साउथ अफ्रीका में ही है। भूमध्य रेखा पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते, इसका कारण क्या है? भूमध्य रेखा पर एक तो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है भूमध्य रेखा पर। ठीक है। लेकिन कोरियोसिस इफेक्ट उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बनता है। तो कोरियोसिस इफेक्ट में क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव पर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर क्लॉकवाइज। तो ये कोरियोसिस की अनुपस्थिति होती है को, तो इसलिए मेरा उत्तर बी रहेगा, है ना। तो इसका उत्तर बी है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु की सामान्यता विशेषता क्या है? क्या है उष्ण कटिबंधीय की? तो उसमें टेम्परेचर हाई रहेगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरण डायरेक्ट वहां पर पड़ती है। और जब गर्मी तापमान ज़्यादा रहेगा तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो जल वाष्प आसमान में जो है जल वाष्प ज़्यादा इकट्ठा होगा और ज़्यादा बारिश होगी। सीधी कारण है, ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है। तो इसका उत्तर है बी। विच रिवर बेसिन इज लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ साउथ अमेरिका? दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन सा नदी बेसिन स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं तो इसमें होगा अमेजोन बेसिन होगा। ठीक है, सही है अपना उत्तर। झूम खेती। झूम खेती क्या होता है कि पहले लोग क्या करते थे, जो जनजातीय जो लोग हैं वो धरती को अपनी माँ मानते हैं, तो वो धरती का सीना चीर नहीं सकते, वहां पर हल वगैरह नहीं चलाते। ये उनकी परंपरा रही होगी कुछ भी। तो वो क्या करते हैं, वो राख वनों को या पेड़ों को जलाकर वो धरती पर राख बनाते हैं, और पूरी जो धरती है उसको राख से कवर्ड कर देते हैं। और राख से कवर्ड करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसमें फसल उगाते हैं। फिर
लेकिन 3-4 साल बाद क्या होता है, उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो जिसके कारण वो वहाँ से छोड़कर दूसरे स्थान चले जाते हैं, फिर वहाँ पर दूसरी जगह पर वो खेती करेंगे। तो झूम खेती में ये होता है, तो झूम खेती का कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, आपको बात समझ में आई? तो ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग का होमवर्क है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करें इसको। ठीक है, मैंने झूम खेती के बारे में बता ही दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको सर्च करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका स्थायी ज्ञान बना रहे, एक बार आप इसको सर्च करेंगे गूगल पे या कहीं पे भी, तो आपका ये जो ज्ञान है वो स्थायी और परमानेंट रहेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहा आपका। तीव्र निस्क्षालन लीचिंग के कारण आर्द्र आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सबसे पहले मैं निस्क्षालन आपको बता दूं कि क्या होता है। जो हमारी मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये सभी को पता होगा। लेकिन क्या होता है कि एक लेटराइट नामक मिट्टी होती है, तो उसमें अत्यधिक वर्षा के कारण क्या होता है, जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो जमीन के नीचे चले जाते हैं, तो ऊपरी की जगह नीचे नीचे हिस्से में चले जाते हैं, उसको निक्षालन बोलते हैं। तो इसके कारण इसका उत्तर लेटराइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। उष्णकटिबंधीय वृक्षावन कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? व्यावसायिक पूछ रहे हैं, व्यावसायिक मतलब कि जिससे हमें लाभ हो, जिससे हम पैसे कमाएं, जिससे हमारा व्यापार हो। तो ऑप्शन नंबर बी, कॉफी। कॉफी को कमाकर हम पैसे कमा रहे हैं, चाय को बेचकर हम पैसे कमा रहे हैं, रबर को बेचकर। तो ये ऑप्शन नंबर बी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। उष्णकटिबंधीय वर्षावन किस परत में मुख्य रूप से टूकेन और मकाऊ जैसे पक्षी रहते हैं? तो इसका उत्तर होगा वेतन शिखर पर, कैनोपी पर, ऑप्शन नंबर सी। उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन किसमें जीवित रह सकते हैं? तो जैसे कि आपको पता है मैंग्रोव वन क्या होते हैं, तो मैंग्रोव वन में क्या होते हैं, जो इनके वृक्ष होते हैं, जो इनके वृक्ष होते हैं, हाँ, जो इनके वृक्ष होते हैं, तो उनकी जो जड़ें होती हैं, अब जब समुद्र के अंदर जो जड़ें रहेंगी, तो दलदली क्षेत्र रहेगा, तो दलदली क्षेत्र में इनकी जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी, श्वसन नहीं कर पाएंगी, तो ये अपना रूपांतरण कर लेती है। उनकी जड़ें क्या होती हैं, जमीन के बाहर आ जाती हैं और आड़ी आड़ी फैल जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण वो श्वसन करती हैं। तो मैंग्रोव वन में जीवित रह सकते हैं, तो वो कौन सी एरिया में पाई जाएंगी? खारे पानी में, क्योंकि वो तटीय इलाकों में रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, सैलाइन ब्रैकिस वाटर। ठीक है, तो इसकी मैंने खासियत भी बता दी कि इसके जो वृक्ष रहेंगे, उनकी जो जड़ें रहेंगी दलदली क्षेत्र में, तो ये श्वसन नहीं कर पाएंगे दलदली क्षेत्र में, है ना। तो वो ऊपर आ जाएंगे, रूपांतरण कर लेंगी और ये जमीन के ऊपर पहुंच जाएंगे, निकल आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मानसूनी उष्णकटिबंधीय जलवायु मुख्य रूप से किस महाद्वीप पर पाई जाती है? तो मानसूनी की बात आ रही है और एशिया एशिया पीछे रह जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फ्लैश फ्लड का कारण बनने बनने वाले बादल फटने का तत्कालिक कारण क्या है? तो फ्लैश का मतलब क्या है कि आकस्मिक पानी की मात्रा बढ़ गई, आकस्मिक पानी की मात्रा बढ़ गई अचानक, मतलब कि शॉर्ट पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी भर गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि 100 mm से ज़्यादा बारिश हो गई 1 घंटे में, छोटे एरिया में, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है 100 mm। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चक्रवातों की तीव्रता और क्षति को मापने के लिए स्केल का उपयोग किया जाता है। तो रिक्टर स्केल तो भूकंप के लिए होता है, मरकरी भी भूकंप के लिए होता है, तो सफीर सिम्पसन इसका सही उत्तर होगा, सफीर सिम्पसन। लैंडस्लाइड इन हिमालय रीजन आर इंक्रीजिंग ड्यू टू, हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की घटना बढ़ने का कारण क्या है? इसका होगा आ, कोई प्लानिंग नहीं है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और पेड़ों को काट रहे हैं, स्लोप्स के लिए स्लोप्स को काट रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, रोड बनाने के लिए विस्फोट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है, जो आश्चर्यजनक रूप से शांत हो जाता है। तो इसका आंख होगा, चक्रवात की आंख होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए संरचनात्मक रूप से कौन सी विधि प्रभावित है? तो ये वनों की कटाई, पार्कों की अत्यधिक, ऑप्शन नंबर बी, बांध और तटबंधों का निर्माण।
कौन सी तकनीक पहाड़ी ढलानों पर ढीली मिट्टी को रोककर भूस्खलन को रोकने में मदद करेगी? ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हुआ एफॉरेस्टेशन, मतलब कि बहुत अधिक से अधिक पेड़ लगाना, प्राधिकरण, दीवारों और वनीकरण, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अटलांटिक महासागर में चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। टाइफून हमारा जो है जापान में चक्रवात को बोलते हैं, ठीक है। और जो बिलीबिली है वो ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा मेरे हिसाब से। चक्रवात के दौरान संरचनात्मक क्षति मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो चक्रवात में तो भैया बहुत स्पीड में हवा आती है, तूफान आता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी पे लगाते हैं। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। गृह मंत्रालय, सॉरी, हाँ, गृह मंत्रालय के उसमें अंडर में आती है, ठीक है। स्कूली बच्चों को आपदा तैयारी को सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? तो उनको मॉक ड्रिल, तो जैसे कि आप सभी को पता है, कोई भी चीज़ करवा के दिखाओ तो वो ज़्यादा मतलब प्रभावशील होती है, तो इसलिए इस पे ऑप्शन नंबर बी लगाइए। बाकी सब नोट्स थोड़ी ना बनाएंगे, नोट्स बनाने से क्या आपदा की तैयारी होती है? कोई चीज़ को जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी तो सीखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी पर लगाइए, है ना। रन ऑफ वाटर इंक्रीजेज ड्यूरिंग रेन व्हेन लैंड इज, बारिश के दौरान रन ऑफ सतही जल बहाव बढ़ जाती है जब भूमि कंक्रीट और शहरी संरचनाओं से ढकी होती है। सीधी सी बात है, घने जंगलों में नहीं होगा, सीढ़ीदार खेती में भी नहीं होगा, जैविक घास के मैदान में भी नहीं होगा, क्योंकि कंक्रीट, ये शहरीकरण वाली चीजें ज्यादा हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी पे लगाइए, है ना। ये ऑप्शन सही होगा। अब अपन आते हैं, भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात आने की सबसे अधिक संभावना किस मौसम में होती है? तो ये अक्टूबर से नवंबर में होती है। अक्टूबर से नवंबर तो जाता मानसून होता है, प्री मानसून एंड रिटेनिंग मानसून, तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि मैं बोला था अक्टूबर से नवंबर मेरे को याद है, तो ऑप्शन ए पे लगाएंगे, है ना। विशिष्ट जड़ मजबूत पौधों का उपयोग करके सॉइल बायो इंजीनियरिंग का उपयोग किसे कम करने के लिए किया जाता है? जड़, तो सीधी सी बात है यार, अगर हम पौधे पेड़ के जड़ मजबूत कर रहे हैं, बायो इंजीनियरिंग लगा रहे हैं, तो हमें लैंडस्लाइड से बचने के लिए होगा, ये सब काय से बचने के लिए होगा, लैंडस्लाइड से, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस करवाए हैं, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, है ना। आगे मैं और भी इस तरह के टॉपिक्स भी लेके आऊँगा और समझाऊंगा भी। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे होंगे, आप देख सकते हैं कि कुछ अभी अपन ने टॉपिक्स पढ़े नहीं है कुछ कुछ, लेकिन अधिकांश क्वेश्चंस ऐसे थे जो अपन टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, आपको समझ में भी आया होगा। तो होपफुली मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट कीजिए कि आपको और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपको टॉपिक कठिन लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको उसको सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से मेरे को पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स आप लोग पढ़ना चाहते हैं जो आप लोगों के लिए कठिन है, जो आपके टेट एग्ज़ाम या फिर जो अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको समस्या आती है, तो आप मेरे को बताना, ठीक है। और ये भी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जब अ, थोड़े से पैसे जुटा लें हम, तो जब थोड़े से पैसे जुटा लेंगे तो बहुत जल्दी अ, हो सकता है मैं टीवी पे भी पढ़ाना शुरू करूं। अभी क्या है, शुरुआत है मेरे यूट्यूब की, तो अभी टीवी पे पढ़ाना संभव नहीं है, जैसे थोड़ा सा पैसे जुटा लें ताकि थोड़े से संसाधन मेरे पास जुड़ जाएं पढ़ाने के लिए, तो मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है गाइस। अब चलते हैं, क्योंकि फालतू का वीडियो लंबा हो रहा है ना। ठीक है, बाय गाइस।